हो पाऊंगी। अरे दीदी, मैं तो आपकी जैसी होती तो कोई शिकायत ही ना थी। गोरी गोरी। अरे गोरी ही तो हूँ, खुद को तो देख, तेरे नैन नक्श, तेरा पतला शरीर। फूलमती, कोई भी खुश नहीं है इस दुनिया में अपने रंग रूप को लेकर। किसी का कुछ न कुछ छूटा ही हुआ है। हाँ दीदी, लेकिन काली तो काली ही होती है ना। अरे शायद तू नहीं समझेगी, काश मैं भी रानी की तरह होती। अच्छा चल, आज रानी खाने पर आ रही है तो कुछ अच्छा बना लेना। तभी वहां रानी आ जाती है। रानी दुबली पतली गोरे रंग की महिला होती है। दोनों सहेलियां बैठकर गप्पे मार रही होती है कि वहां फूलमती खाना लेकर आती है। अरे रानी दीदी, आप कितनी सुंदर है। काश मैं आप ही की तरह होती तो कितना अच्छा होता। शुक्रिया फूलमती, लेकिन तुम्हारे नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं। हाँ दीदी, लेकिन हूँ तो काली ही ना। वैसे तो मैं भी वो सामने वाली वंदना को देखकर सोचती हूँ कि काश मैं उसके जैसी होती। हैं दीदी, आप भी अपने से खुश नहीं? ना ना, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस जरा लंबाई। काश मेरी लंबाई वंदना जैसी होती तो कमाल हो जाता। फूलमती उन लोगों को खाना देकर वहां से चली जाती है। वो सोचने लगती है, अरे ये क्या, मैं तो सोच रही थी कि सोनम दीदी सबसे सुंदर है, लेकिन लगता है सोनम दीदी कुछ नहीं। अब तो मुझे वंदना से मिलना पड़ेगा, देखो तो सही कि वो क्या चीज़ है। एक दिन मौका देखकर फूलमती वंदना के घर जाती है और उसके दरवाजे की बेल बजाती है। हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ना एक काम वाली हूँ और घरों में काम करती हूँ। क्या आपको किसी नौकरानी की ज़रूरत है? हाँ हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन सिर्फ झाड़ू के लिए। वो क्या है कि पोछा मैं खुद लगाती हूँ, जिससे मेरी फिगर मेंटेन रहती है। दीदी, एक बात बोलूं, आप कितनी परफेक्ट हैं। मतलब आप में तो कोई कमी ही नहीं है। सुंदर शरीर, लंबी हाइट, गोरा रंग। काश ना दीदी मैं आपके जैसी होती। शुक्रिया, लेकिन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। ओह, ये क्या दीदी, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाले ने तो आप में कोई कमी रखी ही नहीं है। अरे तू उस दीपिका को जानती हो ना? कैसी बात कर रही हो दीदी? वो कहानी हर घर की हीरोइन ना? हाँ हाँ वही। उसकी त्वचा देखी है, कैसी दमकती चमकती, और कमर तो कितनी पतली है, हाय। पर दीदी, वो तो हीरोइन है, हीरोइन। वो तो पैदा ही ऐसी हुई होगी। हाँ वही तो, उसको तो भगवान ही ऐसा बनाया होगा, सुंदर, चमकता और दमकता। फूलमती सोचने लगती है, अरे ये क्या, आकांक्षाओं का कोई अंत ही नहीं है। कोई खुश नहीं है खुद से, हर किसी को किसी और जैसा दिखने की चाह है। अब तो किसी ना किसी तरह दीपिका से मिलने जाना होगा, लेकिन कैसे? फूलमती एक दिन दीपिका के घर जाती है, जहां उसका बॉडीगार्ड दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? मैं ना मैडम से मिलने आई हूँ, कोई बात करनी थी। अरे चलो चलो यहाँ से, ये कोई धर्मशाला नहीं है जो बात करने के लिए आ गई मैडम से। तभी वहां दीपिका आ जाती है। अरे भैया, आने दो, फैन होगी मेरी। फूलमती दीपिका के पीछे पीछे उसके घर के अंदर चली जाती है। मैडम, आप तो इतनी सुंदर हो जैसे कि कोई गुड़िया। हाय हाय, त्वचा तो ऐसी जैसे कि मोम। मैडम, काश मैं आपकी जैसी होती। अरे मैं काफ़ी परेशान हूँ अपने रंग रूप को लेकर। एक ही जिंदगी और उसमें भी भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया। दीपिका को फूलमती की बात परेशान कर देती है। वो उसे पास बिठाती है और फिर कहती है, देखो, मैं भले ही सुंदर हूँ, लेकिन उसे बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब मेहनत क्यों और कैसे? मैं खाने पीने में हर वो चीज़ नहीं खा सकती जो तुम खा सकती हो। मैं धूप, पानी, हवा, धूल से दूर रहती हूँ, नहीं तो दाने निकल आते हैं।
ना जी ना मैडम, मैं तो सारा दिन घूमू हूँ। बारिश में भीगना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगे है। अरे महंगी महंगी क्रीम पाउडर जिस दिन मैं लगाना छोड़ दूँ ना, तो देखो कैसी बुढ़िया सी शक्ल हो जाएगी मेरी। अरे मेरे ये सुंदर होठ, ये तो मैंने सर्जरी से करवाए हैं, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। दीपिका की बात सुनकर फूलमती वहाँ से निकल जाती है। वापस आती है सोनम के पास और काम करने लगती है। अरे फूलमती, क्या हुआ? आज बड़ी खुश लग रही है। हमेशा तो परेशान सी रहती थी, अब किसके जैसा लगने की चाह है? किसी की तरह नहीं दीदी, भगवान ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बनाया है। मेरे जैसे नैन नक्श और काया हर किसी को नहीं मिलती। मुझे ना तो कोई महंगी क्रीम लगानी पड़ती है और ना ही खाने पीने में कोई परहेज करना पड़ता है। मौसम कोई भी हो, मैं तो पूरे मजे लेती हूँ। ना धूल से प्रॉब्लम और ना ही डॉक्टर के चक्कर। तो दीदी मैं तो अब खुशी रहूंगी ना। भेजा था ना, वो सेम साड़ी मेरी नौकरानी भी पहन कर आ गई थी। पता है कितनी शर्म महसूस हुई मुझे। तभी वहाँ मोहन की बीवी आ जाती है। बस करिए रोहन, मैंने तो अच्छी ही साड़ी दिलाई थी। अब क्या एक बुढ़िया के लिए मैं डिजाइनर कपड़े लेकर आऊं? कम से कम लाई तो, आप तो वो भी नहीं करते। तभी वहाँ रोहन की बीवी भी आ जाती है। देखो, हम क्या करते हैं क्या नहीं, ये हमें ना बताओ। अगर हम गिनाने में आ जाएं कि हम क्या क्या करते हैं ना, तो शर्मिंदा हो जाओगे आप लोग। दूर खड़ी माँ बच्चों के साथ बच्चों की सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ रोहन का बेटा उन्हें कहता है, दादी मैं बड़ा होकर पैसे कमाऊंगा तो आपको बहुत खुश रखूंगा। बेटा मैं तब तक रहूं ना रहूं, पर तुम अपने माँ बाप को कभी कोई कमी नहीं होने देना, उनकी हमेशा इज्जत करना। तभी वहाँ रोहन की बीवी आ जाती है। अरे माँ जी, क्या उठपटांग मेरे बच्चे को सिखा रही हैं? मैंने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, आप कुछ गलत ना सिखाए। हाँ बहू, संस्कारों में तो मेरे ही कोई कमी रह गई थी। हाँ हाँ सुन लिया मैंने। जाइए अपने कपड़े समेटिए और निकलिए कुछ दिनों के लिए। हम भी सांस ले, थोड़ा तंग आ गए हैं। सास बैग लेकर कमरे में जाती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे होते हैं। चलो माँ, अब इन लोगों के सुख के दिन है। अच्छा माँ, ले तो जा रहा हूँ लेकिन ढंग से रहना। हाँ? अरे एक मिनट। अच्छा माँ, ये हार जो पहन रखा है ना, इसे निकाल कर रख दीजिए। अरे माना कि आपका है लेकिन महंगा है, कहीं वहीं ना छोड़ आइएगा। भाभी, ये हार माँ को पापा ने दिया था। मरने से पहले तो वो ये हार निकालेंगी नहीं, तो हार का ख्वाब तो आप छोड़ ही दे। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। देखो, मुझे तो तुम मेरे मायके ही उतार दो, मैं तो इस बुढ़िया के साथ रहने से रही। अरे ये क्या बोल रही हो? माँ सुन रही है ना? सुन रही है तो सुने ना, डर नहीं पड़ा मुझे किसी का। अरे बेटा जरा साइड में रोक ले, न सामने मंदिर दिख रहा है ना, वहाँ भगवान को हाथ जोड़कर आती हूँ। मोहन गाड़ी रोक देता है। माँ उतर जाती है। धीरे धीरे चलते हुए वो उन दोनों से काफी दूर निकल जाती है। काफी देर तक माँ वापस नहीं आती तो मोहन उन्हें ढूंढने उतर जाता है। अब ये माँ कहाँ चली गई? अरे पता भी है कि अभी दूर जाना है, लेकिन अपने सिवा किसी और के बारे में सोचती नहीं। मोहन कार से उतरता है, लेकिन उसे कहीं भी माँ दिखाई नहीं देती। अरे माँ कहीं नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा है ना, तो जाने दो ना, लेट हो रहा है और मुझे नींद भी आ रही है, घर चलो बस। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 2 महीने बाद रोहन मोहन के घर आता है। मोहन, आज माँ को लेने आया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि एक भी दिन लेट हो और तू मुझ पर माँ को रखने का एहसान दिखाए। अब लेकिन माँ मेरे पास नहीं है। माँ नहीं है मतलब? वो तो मेरे पास भी नहीं है। कहाँ गई माँ? वाह, कभी माँ की चिंता की, 2 महीने से तो एक फोन भी नहीं किया, आज माँ की टेंशन दिखा रहे हैं आप। मोहन रोहन को सारी बात बता देता है। दोनों भाई साथ बैठ जाते हैं। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, कम से कम हम शांति से तो जिएंगे। हाँ, अफसोस तो बस उस हार का रह जाएगा जो वो साथ ले गई। उधर माँ शांति से एक वृद्धाश्रम के बेंच में बैठी होती है।
गले में हार नहीं होता क्योंकि उसी को बेचकर वृद्धाश्रम का किराया दिया होता है। इस कहानी में किसी को कोई सीख नहीं मिली, ना ही किसी को कोई सबक। कारण अगर सबक और सीख से लोग अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते, उनकी इज्जत और मान सम्मान करते, तो शायद इस देश से वृद्धाश्रम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते। तो इस कहानी का अंत यही स्वीकार करें।